गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग। पढ़ाई वगैरह हो रही है। हम बढ़िया हैं बेटा। अब तो ठीक है पहले से। हाँ बेटा, वाई फ्लू 100% तो सही नहीं हुआ है, थोड़ा सा मेरा कॉम्प्लिकेटेड वाला हो गया था, क्योंकि आम लोगों का 2 से 3 दिन में ठीक हो जा रहा है, बट मेरे को ठीक होने में टाइम लग गया। इवन अभी भी 100% सही नहीं है, बट हाँ 5% 10% रह गया है। बट आई कैन टेक अ क्लास। ओके। कोलिनर्जिक ड्रग को कुछ पढ़ने की कोशिश की थी, आज थोड़ा सा इसको डिटेल कर दूंगा, लास्ट टाइम पे डिटेल नहीं हो पाया था। फाइन बेटा फाइन। गुड, जिन बच्चों ने पढ़ा था वेरी गुड, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनका आज मैं एक बार बढ़िया करके बता दूंगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और कायदे से समझने की कोशिश करना। ठीक है। कहाँ गया। हम्म क्योंकि इस चैप्टर को समझने का मतलब ये है, अगर ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप आने वाले जो 10 चैप्टर हैं फार्माकोलॉजी का, अगर आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करना चाहेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं कि किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये टॉपिक को किस तरह पढ़ना है, किस तरह समझना है, मैंने जो नोट्स दे दिए हैं उनको किस तरह से आप एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पे लगाने के लिए, जो कुछ एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं पेपर, तो उसके हिसाब से हम ट्राई करेंगे कि पेपर कैसा आया था और हमें कैसे आंसर देने हैं। जिन बच्चों का फर्स्ट डे है वो लोग पुराने वाले चैप्टर्स जो एक ही एक चैप्टर हुआ है उसके ऊपर एक बार रिवाइज कर लेंगे, बहुत हैवी चैप्टर्स नहीं थे वो। कोलॉजी का थोड़ा सा लंबा चैप्टर था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक थे। ठीक है। बाद बाकी वो लोग यहां से समझे, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है और आने वाले 10 चैप्टर्स, बल्कि 11-12 में भी यही है लगभग, पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्वेश्चंस आए थे, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहा है। ठीक है। कोई बात नहीं, जितना पढ़ पाया, अगर पढ़ा है डेट इज गुड। पढ़ना जरूरी है, काम बोला गया है। एटलीस्ट शुरुआत किया, 20%, 30%, 40%, 100% नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट पढ़ा तो उन बच्चों से बेटर हो जिन लोगों ने छुआ भी नहीं होगा, है ना। खैर, जिनके एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं कोई बात नहीं बेटा, वो लोग यहाँ पे रिवाइज कर लें। ठीक है। और सेकेंड ईयर अगर कंप्लीट हो गया तो या फिर अपने आगे की तैयारी करें अब। क्या कहते हैं, आगे अपना आपकी ट्रेनिंग वगैरह का टाइम रहेगा अब, और जैसे ट्रेनिंग वगैरह होती है फटाफट अपने आप को रजिस्टर कराएं और एक बढ़िया से फार्मासिस्ट बन जाएं। ठीक है। और रिलैक्स रहें उसके बाद। ठीक है सबा। चलो फटाफट इसको हम स्टार्ट करते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, लास्ट टाइम भी मैंने इसका हिंट दिया था कि आपके पास, हमारे पास, ध्यान से देखो, किसी भी टॉपिक में पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है। ठीक है। जैसे अपने पास हेडिंग है कोलिनर्जिक ड्रग्स की है, जो चैप्टर नंबर 2 है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स है, कोई भी ड्रग्स है एजेंट आएगा तो उसके अंदर हमें 3-4 चीजें पढ़नी है। पहली चीज हमें क्या पढ़नी है, उसकी डेफिनेशन। फर्स्ट क्या पढ़ना है हमको, डेफिनेशन। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं मैं। दूसरा चीज क्या पढ़नी है, ठीक है, सिलेबस में दे रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा बिल्कुल भी। क्लासिफिकेशन। और मैं हर तरह के क्वेश्चंस को वैरायटी कवर करवा दूंगा यहाँ पर आज, जिससे कि बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, फिर मैं पहली क्लास में सारी चीजें कवर करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है। किस तरह से क्या क्वेश्चंस आएंगे आपको वही रिपीट करने को, यहाँ पे वही गिने चुने क्वेश्चंस की वैरायटी है यहाँ पर, बहुत ज्यादा अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैं एक चीज क्लियर कर दूं,
फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज नॉट द मोड ऑफ एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसको मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल भी ना समझें। बात समझ में आ गई? दिस इज नॉट मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन अपने सिलेबस में नहीं है। देन फोर्थ, डोज। फिफ्थ, इंडिकेशन। एंड सिक्स्थ क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, अब हम लोग सीधा सीधा यहां से सवाल उठाते हैं कि जब सवाल आएगा हमारे पास, देखो रिकॉर्डेड लेक्चर में सब कुछ दे रखा है, हमको समझना यह है कि पढ़ना क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या, कितना पढ़ना है। चीजें बहुत सारी दे रखी है मैंने, ऑब्वियसली बात है पढ़ाएंगे थोड़ा डिटेल में ही, ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है। ये जो 6 पॉइंट है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो समझने की कोशिश करें। जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलिनर्जिक ड्रग्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब यहां पर तुमको 5 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है? 5 नंबर का। जब नंबर के सवाल का नंबर कम होगा तो उसमें क्लासिफिकेशन पूछ लेगा 3 नंबर में, ठीक है, या टुकड़ों में पूछ सकता है कि भाई क्लासिफिकेशन बता दो, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दो, या मेंशन करके देगा। तो हमें उतनी ही बातें करनी है। फिलहाल शॉर्ट नोट है, इसकी शुरुआत कैसे करोगे? इसकी शुरुआत तुम ठीक ऐसे ही करोगे, यानी कि इसके अंदर अब तुमको लिखना क्या क्या है। बच्चों का ये बहुत बड़ा सवाल था लास्ट टाइम पर भी, और अभी भी आप लोगों का होगा। फार्माकोलॉजी को आपको आंख बंद करके इस 5 नंबर के सवाल में आप लोगों को क्या करना है, ये जो 6 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये जो 6 पॉइंट है, किधर गया कॉपी, ओके। और इसको मैं अभी अच्छे से क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को। इसके 5 नंबर के सवाल में आप लोगों का जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएंगे, ठीक है। यानी कि पहले नंबर पे आप इसका डेफिनेशन दोगे। क्या दोगे? डेफिनेशन दोगे। दूसरे नंबर पे इसकी क्या दोगे? क्लासिफिकेशन। अभी मैं नोट्स के अंदर से सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, बात समझने की कोशिश करें। 5 नंबर का सवाल है, अब उसके अंदर आपका हमारे सिलेबस में यही चीजें मेंशन है, ठीक है। पहले क्या दे दोगे आप? डेफिनेशन दे दी, ठीक है। डेफिनेशन कुछ नहीं तो आपका 1 नंबर ले आइए। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है तो आपका मान के चलो कि 1 नंबर क्लियर हो गया है। क्लासिफिकेशन में बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में भी थोड़ा सा दिक्कत आता है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऐसा होता है कि एक बार को जर्नल अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। डोज जैसे मैं हमेशा बताता आया हूं, रैंडम हमें याद करनी है, सबकी याद नहीं करनी है। कोई डोज में हम लोग 1, 2 और 3 एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है ना। इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये 6 पॉइंट होंगे। इस 5 नंबर में से कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपका आधा नंबर भी काट ले, ठीक है। यही हमारे सिलेबस में है। बी फार्मा का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसके अंदर मोड ऑफ एक्शन और तमाम चीजें होती हैं, ड्रग वाइज हमें सारी चीजें याद करनी होती है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार मैंने जो तुम लोगों को नोट्स दिए हैं उसमें क्या करना है। तो अब देखो, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, ये 6 पॉइंट है। अब जितने भी मेरे नोट्स हैं उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें दिख रही हैं सब छोड़ दोगे। जो बच्चा आगे बी फार्मा करना चाहते हैं, आगे स्टडी पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं, वो लोग पूरा डिटेल में पढ़ के जाएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे वो लोग। अदरवाइज आपको सिंपल सा क्या है डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? ऐसे ड्रग्स जो प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर एक्शन, प्रोड्यूस द एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन, है ना। जो एसिटाइल कोलिन नाम का जो केमिकल है वो जो हमारी बॉडी में फंक्शन करता है उसी के जैसे फंक्शंस करने वाले अब जो ड्रग्स हैं वो क्या कहलाते हैं?
कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाते हैं। अब तुम लोगों को अगर न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन अच्छे से पता चल गया है तो अब ये देखो, दिस इज नर्व एंडिंग, यहां से केमिकल जो ये क्या होता है वेसिकल्स, दिस इज वेसिकल्स, ये यहां पे टच होगा, यहां से इसके अंदर केमिकल भरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोह्यूमरल वाला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, एसिटाइलकोलिन क्या है यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर है। एसिटाइलकोलिन क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब ऐसा ही होगा, हर किसी में अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे, उसी के आधार पर ड्रग्स के नाम हो जाएंगे। ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहां निकलता है, ये हमारे सेल्स हैं और सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं रिसीव करने के लिए, इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, एक होता है मस्करेनिक, इसका शेप थोड़ा अलग होता है, एक होता है निकोटिनिक। यानी कि एसिटाइल कोलिन को दो टाइप के रिसेप्टर रिसीव कर सकते हैं और दोनों की वजह से फिर अलग अलग इफेक्ट आता है। अगर मस्करेनिक करेगा तो अलग इफेक्ट आएगा, निकोटिनिक करेगा तो अलग इफेक्ट आएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये एसिटाइल कोलिन, देखो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर उसमें टॉपिक था ना, फिर ये केमिकल थोड़ी देर बाद क्या होगा एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस की वजह से ये इसको क्या कर देगा कोलिन में कन्वर्ट कर देगा, कोलिन वापस से अंदर ले लिया जाता है, कोलिन के साथ फिर कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट होगा और ये वापस से स्टोर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोसेस, ये तो हमको याद करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर एक केवल समझना था हमको कि एसिटाइल कोलिन दो रिसेप्टर्स पे, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, किन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, निकोटिनिक और मस्करेनिक, ये सेल्स के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने थोड़े से यहाँ पर क्या दे दिया तुमको, वो दे दिया कोलिन एसिटाइल ट्रांसफर, मतलब शॉर्ट फॉर्म दे दिया समझाने के लिए, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कोलिन एसिटाइल कोलिन ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब डेफिनेशन होगी। अब जैसे मैंने कहा कि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो वो 5 नंबर के क्वेश्चन में ये बातें भी लिख सकते हैं, सिंथेसिस, स्टोरेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। लेकिन ये एक्स्ट्रा में है, जो बच्चे नहीं चाहते लिखना वो ना लिखे, ना याद करें। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे को आगे पढ़ाई करनी है, करना है, तो वो इसको आगे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस दिखा सकते हैं, कोलिन ईस्ट्रेस दिखा सकते हैं। बट फिलहाल मैं कहूंगा डी फार्मा के हिसाब से जो बच्चे लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं वो लोग इसको ना लिखें, सीधे आ जाएं कहां पर क्लासिफिकेशन पे। अब रिसेप्टर मैंने बताया दो टाइप के हैं, एक मस्करेनिक रिसेप्टर है, एक निकोटिनिक। ठीक है ना, ये देखो एन बना हुआ है निकोटिनिक और एम बना हुआ है मस्करेनिक। फिर सीधा कहां आ गए तुम लोग क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब जो सपोर्ट करेंगे वही काम करवाएंगे जो कोलिनर्जिक करवाता है, और एंटी कोलिनिस्ट्रेस। अब देखो ये कहां से समझ में आएगा, ये एंटी कोलिनिस्ट्रेस क्या कर रहा है, जैसे यहां पे एसिटाइल कोलिन आया थोड़ी देर बाद ये एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ दे रहा है, जिससे कि ये रिसेप्टर्स के ऊपर काम करना बंद कर देगा। अब अगर मैं एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस को ही हटा दूं तो ये यहां पर काफी देर तक बना रहेगा और इनके ऊपर एक्ट करता रहेगा, तो बार बार सिग्नल जाता रहेगा, यानी कि उसका इफेक्ट लंबा हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि कोलिन, एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट लंबा बना रहे, तो दो चीजें हैं, या तो ऐसे ड्रग इस्तेमाल करूं जो एसिटाइल कोलिन की तरह बिहेव करें, या मैं ऐसा ड्रग इस्तेमाल करूं जो इस एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस जो इसको खत्म कर देता है, इस ईस्ट्रेस को ही मैं तोड़ दूं। तो यहां पर वही आ गया अपने पास एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस। एक होते हैं रिवर्सिबल, एक होते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या करेगा, परमानेंटली एंजाइम को डैमेज कर देगा, यानी कि यहां पे फिर हमारी बॉडी नए बनाएगी। और रिवर्सिबल क्या होते हैं, 2-4 घंटे चिपक के उसको एंजाइम को डीएक्टिवेट रखेगा, फिर उसको छोड़ देगा कि जाओ अब तुम अपना काम करो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहां से देखो बच्चों, जो अभी तक क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार आए हैं और कम से कम 1 मार्क्स क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस रहे हैं, 10 प्लस क्वेश्चन रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, इस टाइप से, मान लो इस तरह बोलेगा कि पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन इज, अब यहां पर 4 ऑप्शन देगा वो, ए एंटी कोलिनर्जिक, है ना, बी एड्रिनर्जिक, सी कोलिनर्जिक,
और डी आ जाएगा, मान लो दे देगा NaCl। अब बताओ पिलोकार्पिन क्या है? तो तभी बताओगे जब तुमको ये पता होगा कि पिलोकार्पिन मेरा किस कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन के अंदर से कम 10 प्लस क्वेश्चन, मोर देन 10 प्लस क्वेश्चन 1 मार्क्स में आए हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे जाएंगे अभी हम लोग। मान लो इस तरह से बोल देगा कि पिलोकार्पिन हेल्प टू ट्रीट, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो जो चीजें ठीक करते हैं ना उनके नाम होंगे, बताऊंगा मैं अभी। तो क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो जैसे एस्टाइल कोलिन तो है ही, इसमें कार्बाकॉल हो गया, बेथनाकॉल हो गया, मस्कराइन तो कॉमन हो गया, पिलोकार्पिन आ गया, देन आगे आ जाए यहाँ पे फाइसोस्टिग्मिन आ गया, नियोस्टिग्मिन आ गया, और एंडोफ्रोनियम, मेलेथायोन, टैप्सून। ठीक है, यहाँ पर एक आ जाएगा रिवास्टिजीम, एक ये भी इंपॉर्टेंट है तो तुम लोग याद कर लोगे। नॉन कार्बामेट, एक बैगन वाला है प्रोपोक्सर, ये याद कर लोगे। बैगन जो अपना स्प्रे होता है ना उसमें पाया जाता है। देन इसके अंदर आ जाएगा मेलाथायोन, एक ये याद कर लोगे। ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए कि ये हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन तो याद करनी थी। क्वेश्चंस क्या रहेगा 1 मार्क्स वाला वो मैंने बता दिया। क्लासिफिकेशन पूरी याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब बेटा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर क्या एक एक ड्रग का लिखे? नहीं बेटा, कॉमन याद कर लो। अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है कि भैया पिलोकार्पिन का ऐसा आ गया, पिलोकार्पिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखो, तो भी तुम्हें क्या करना है? जनरल एक्शन ही लिखना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास तुम्हें पास ये पता होना चाहिए पिलोकार्पिन किस में है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में है। ठीक है ना? तो जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ये उसके फंक्शन है। ठीक है, कि मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करेगा तो क्या काम करेगा, और निकोटिनिक पे अगर एक्ट करेगा तो क्या काम करेगा। अब यहां पर देखो थोड़ा सा मैंने ना वो लिख दिया है, जैसे क्या लिख दिया हार्ट के ऊपर, एस्टाइल कोलाइन hyperpolarizes the acinodal cell and decrease their rate of diastolic depolarization, as a result rate of impulse generation is reduced, यानी कि ब्रेडिकार्डिया और इवन कार्डियक अरेस्ट। तो यहां पर तुम लोग अगर ऊपर का पूरा याद ना रख पाओ तो इफेक्ट ऑन हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है? ब्रेडिकार्डिया लिखो, केवल क्या लिखो? ब्रेडिकार्डिया, यानी कि क्या कर रहा है? स्लो डाउन कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? रेट को, पल्स को गिरा दे रहा है। इस तरह से याद रखना, जरूरी नहीं है, मैं फर्स्ट ईयर में बहुत बोलता था ना, लकीर का फकीर नहीं बनना है। ठीक है ना? तो आपको एज इट इज पूरा रटना नहीं है, उसमें मेन पॉइंट निकाल लेना है। ब्लड वेसल के ऊपर डायलेट कर रहा है, यानी कि फैला दे रहा है। जब ब्लड वेसल फैलती है तो बीपी डाउन हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हो गया फॉल्स इन बीपी आ गया। जब भी डायलेशन होगा बीपी गिरेगा, जब भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा बीपी हाई होगा। याद कर लो खटाक से। स्मूथ मसल्स, मोस्ट ऑर्गन इज कॉन्ट्रैक्टेड, ज्यादातर ऑर्गन में क्या कर दे रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है ये। अब देखो स्मूथ मसल्स क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही हैं। तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड एवोक्यूशन ऑफ बवल, कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है तो क्रैम्प्स आते हैं। और जो बवल है यानी कि हमारा पेट जब है ना पॉटी आती है तो उसमें धक्का लग जाता है इजी से। पेरिस्टाल्सिस इन यूरेटर इज इंक्रीज्ड, यूरेटर का पेरिस्टाल्सिस यानी कि उसके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। ब्लैडर एम्प्टी जल्दी खाली हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अब तुम लिख सकते हो कि जो स्मूथ मसल्स के ऑर्गन है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो इजीली याद हो जाए। जैसे ब्लैडर हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, एब्डोमिनल एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट के अंदर ऐठन से पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, तो सिक्रीशन फ्रॉम पैरासिम्पैथेटिकली इनर्वेटेड ग्लैंड इज इंक्रीज्ड। पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड्स होंगी, उनके अंदर जो चीज वो बनाती होंगी उसको इंक्रीज करवा देंगी, यानी कि उसको कहेंगी भाई और ज्यादा निकालो। ठीक है, इसीलिए पसीना निकलेगा, मुंह से क्या निकलता है? थूक निकलेगा, आंसू निकलेंगे। ठीक है, ट्रैकियो ब्रोंकियल एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, हमारा जो ट्रैकिया होता है ना, ब्रोंकाई होता है, उसके अंदर सिक्रेशन निकलेगा और गैस्ट्रिक, पेट के अंदर बहुत सारा सिक्रेशन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन याद हो गया, काफी है, इतना लिख दो, जरूरी नहीं कि तीनों ही लिखो। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क एंड बाइल इज नॉट अफेक्टेड, याद रखेंगे। मदर्स में ये चीज नहीं होगी, मिल्क सिक्रेशन नहीं होगा अपने आप।
पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के ऊपर कोई असर नहीं दिखता है। तो ये दो पॉइंट जिनके ऊपर असर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे, हम इस पॉइंट को लिखेंगे केवल। ठीक है, आई की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस रिजल्टिंग इन मायोसिस हो जाती है। यहां पर सिंपल याद रखें, आई में क्या हो रही है, मायोसिस हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या क्या आ गया, अब मस्कुलाइनिक में हार्ट के ऊपर ब्रेडिकार्डिया, ब्लड वेसल डायलेट, बीपी हाई, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही हैं, ग्लैंड्स एक्टिव हो जा रही हैं, इंक्रीज कर जा रही हैं उनका सिक्रीशन, आई में मायोसिस हो जा रहा है। ठीक है ना। अब निकोटिनिक एसिड में क्या है, गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया। गैंग्लिया बेटा पता है ना क्या होता है, गैंग्लियन क्या होते हैं, आई थिंक जब हमने पढ़ा है क्लास 11th में, क्लास 11th बोल रहा हूँ सॉरी, फर्स्ट ईयर में, गैंग्लियन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के जो हेड होते हैं, जो न्यूरॉन्स का हेड होता है ना इस टाइप से, ऐसा इस तरह एक न्यूरॉन ये होगा, एक न्यूरॉन ये होगा, इनका पूरा एक ग्रुप होता है जहां से मैसेज आता है। देखो इसका मैंने डायग्राम, तो गैंग्लियन क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हेड। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में हमने न्यूरॉन देखा था, उसका हेड देखा था सर। ठीक है, तो जो ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ हेड होता है। अब ये क्या कर रहा है, हायर डोज बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक गैंग्लियंस आर स्टिमुलेटेड। गैंग्लियंस क्या कर जा रही हैं, स्टिमुलेट कर जा रही हैं, यानी कि जो नर्व एक्शन है वो इंक्रीज कर जा रहे हैं। हाई डोज गिवन आफ्टर एट्रोपिन, ठीक है, इसको छोड़ दोगे, याद रख सकते हो, अच्छी बात है। आफ्टर एट्रोपिन कॉजेज टैकीकार्डिया एंड राइज इन बीपी। ठीक है, तो जो याद कर पाओ, गैंग्लिया इंक्रीज कर जा रही हैं, उनका जो वो हो रहा है, स्टिमुलेट हो जा रही है। स्केलेटल मसल कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स मतलब है ना, जो HAP के अंदर तुम लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शंस का पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, ये कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहे हैं, और कॉजेस ट्विचिंग एंड फेसिकुलेशन, है ना, एक तरह से मसल्स का जो ऐंठना होता है उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या पाया जा रहा है, ट्विचिंग एंड फेसिकुलेशन। तो ये निकोटिनिक एक्शन है, इसी का अगर हम लोग, ठीक है, मस्करैनिक एक्शन, मस्करैनिक रिसेप्टर पे जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे गिरेगा तो क्या इफेक्ट आएगा। देन CNS, अगर CNS पे करेंगे तो ये डज नॉट पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने ब्लड ब्रेन बैरियर को, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। एंड नो सेंट्रल इफेक्ट ऑफ सीन, दिमाग के ऊपर कोई असर नहीं है इसका। ठीक है, अगर डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं ब्रेन में प्रोड्यूस अराउजल रिस्पांस फॉलोड बाय डिप्रेशन, इसकी हमें जरूरत नहीं है, नॉर्मल हम उसकी बात करेंगे। दवाई खाते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता है। अगर डायरेक्ट इंजेक्शन दिमाग में दे देंगे तो पहले अराउजल होगा, एक्साइटमेंट आएगा, फिर डिप्रेशन आ जाता है। अब डोज की बात करें बेटा, तो डोज जैसे मैंने कहा कि कोई भी 2 या 3 याद रखनी है, कार्बाकॉल हो गया, बेथनोकॉल हो गया, इन दो की डोज आप याद रख लेंगे। कभी बाय द वे भूल गए तो मन से बना दो, 50 mg 250 mg, ठीक है, BD करके लिख देना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। लेकिन कोशिश करना अभी से क्या करना है कि याद करते हुए चलो। ठीक है, इंडिकेशंस, फिर 5वां पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे, 5वां पॉइंट नहीं मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इंडिकेशन। अब ये देखो, क्लासिफिकेशन हो गया। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा क्या हुआ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को 2-3 पार्ट में तोड़ना पड़ा, क्योंकि मस्करैनिक और निकोटिनिक भी हमें समझाना था। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, ऐसे मान लो कोलिनर्जिक वाला है ना, तो कोलिनर्जिक में याद रख लोगे कि हमें मस्करैनिक बताना है, निकोटिनिक बताना है और CNS बताना है, 3 के इफेक्ट बता देना है हमें। अच्छा, अब ड्रग कोई भी आ गया, सपोज बोल रहा है पिलोकार्पिन का बताओ, बेथनेकॉल का बताओ, तो उसमें भी मस्करैनिक, निकोटिनिक, CNS यही लिख के आओगे, इसके अलावा कुछ लिख के नहीं आओगे। क्लियर हो रही बातें मेरी? ठीक है, तो 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन में क्या लिखना है अच्छे से समझ लो, और 5 नंबर के हिसाब से तैयार कर लो। इसके अंदर छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग एंड क्लासिफाई देम, 3 नंबर का क्वेश्चन, तो क्लासिफिकेशन तो इसके अंदर ही कवर हो गया, तुम्हारा कवर हो गया ना इसके अंदर। ठीक है, डोज जैसे मैंने बताया 3 या 2 अपने जो भी याद कर लो। फिर इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होता है, मींस थेरेपेटिक यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, उसका थेरेपेटिक यूज क्या है किसी पर्टिकुलर ड्रग का। अच्छा, अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन आता है भैया पिलोकार्पिन का यूज बताओ, बेथनेकॉल का यूज बताओ, अब तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कार्बाकॉल और बेथनेकॉल किसके अंदर आ रहे हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर आ रहे हैं। अगर इनका पर्टिकुलर पता है तो अच्छी बात है, वरना जो हमने एक जर्नल याद किया है हम वही इसके आंसर लिख के आएंगे कि इनका यूज क्या है। जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, पैरालिटिक इलियस, इंक्रीज GI मोटिलिटी,
ठीक है, तो जब यानी कि हो क्या रहा है, जब यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है यानी कि पेशाब रुक जा रही है ब्लड के अंदर, तो ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, बाहर निकालने में हेल्प करेगा। पैरालिटिक इलियस, जो इलियम वाला पार्ट है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट में, जब वहां पैरालिसिस हो गई है तो उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करवा देगा। ग्लूकोमा रिड्यूसेस इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है, ये बीमारी है, उसके आगे उसका इलाज चल रहा है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस की उसमें ट्रीटमेंट के लिए है, डायग्नोसिस के लिए है। अल्जीमर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए है। और एंटीडोट टू एंटीकोलिनर्जिक पॉइजन फ्रॉम एट्रोपिन, अगर एंटीकोलिनर्जिक की पॉइजनिंग होगी तो हमें कोलिनर्जिक देना पड़ेगा ना, तो उस केस में भी हम इसको देते हैं। तो ये इसके इंडिकेशंस हो जाएंगे 4-5 तरीके के। और लास्ट में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कि हमें कब ये दवाई को नहीं देना है। मतलब हम पेशेंट तो है और उसको दवाई देना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन और जुड़ी हुई है पेशेंट के साथ कि हम चाह करके भी दवाई नहीं दे सकते हैं। अगर उसको यूरिनरी या जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है, अस्थमा है, पेप्टिक अल्सर है, प्रेगनेंसी है, हाइपरथायराइडिज्म है या पल्मोनरी डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग ना देकर के हम लोग कुछ अल्टरनेटिव सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, ये एक जनरल बात होगी। फिर मैंने यहां पर क्या कर दिया, कोलिनोमिमेटिक अल्कोलॉइड पिलोकार्पिन को थोड़ा सा अलग बता दिया है, उसका डोज फार्माकोलॉजिकल एक्शन अलग बता दिया, क्योंकि स्टार्टिंग का थोड़ा सा कोलिनर्जिक ड्रग है, थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप का है। तो मैंने पिलोकार्पिन है, ठीक है, फिर एसिड एंटीकोलिनिस्ट्रेस है, इसको अलग बता दिया है, ठीक है, इनके इफेक्ट अलग बता दिए हैं मैंने। तो इनको अलग याद करने की जरूरत नहीं है, और अलग याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटीकोलिनिस्ट्रेस का अलग से याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जो बच्चे पढ़ने वाला है, एक्स्ट्रा याद करने की क्षमता रखते हैं, वो लोग याद करें। अदरवाइज वो जो 6 पॉइंट जैसे कि मैंने बताए हैं, ठीक है, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है, लगभग सेम ही सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये अब आपको बात समझ में आई। आने वाले जितने भी फार्माकोलॉजी के चैप्टर हैं, यानी कि अभी क्या था, कोलिनर्जिक ड्रग्स था, इसके बाद आएगा एंटी कोलिनर्जिक, उसके भी 5 नंबर के हिसाब से ये 6 पॉइंट आपको तैयार कर लेने हैं। अब जब ये 6 पॉइंट तैयार हैं, अब देखो, जैसे कि सपोज क्वेश्चन आ गया, 5 नंबर का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारा क्या, छोटा, 3 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग्स, ओके, एंड क्लासिफाई देम। क्लासिफाई देम, या क्वेश्चन क्या आएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर कोलिनर्जिक ड्रग्स, व्हाट आर कोलिनर्जिक ड्रग्स, गिव देयर इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, गिव देयर indications and contra indications। तो देखो, 5 नंबर का सवाल जब आप तैयार कर लेंगे तो उसी के अंदर से छोटे छोटे सवाल निकल लेंगे, 3 नंबर वाले, ठीक है ना। अभी हम पेपर भी देखते हैं, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। हाँ, इंडिकेशन में डायरेक्ट यूज बताने हैं, इंडिकेशंस में डायरेक्ट यूज बताने हैं। देखो, हर एक ड्रग का एक खास पर्टिकुलर यूज होता है, लेकिन जो मैंने इंडिकेशंस बताए हैं वो आप जनरल किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बेथनेकोल और कार्बाकोल, दीज आर कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि या तो अगर आप सबका सेपरेट इस्तेमाल करोगे, अगर सेपरेट सेपरेट याद करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको एक जनरल लिखना है, ठीक है। ओके बेटा, तो अगर बड़ा क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, डराइव कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हैं? किसी को यहां पे डाउट हो तो बताओ।
ओके अच्छा, अब जैसे कि बच्चा ये जानना चाहता है कि नहीं हमें एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे कार्बाकॉल लिखा है, बेथनेकॉल लिखा है, बच्चे का सवाल है सर वैसे तो इनका यूज क्या है। वो मैंने क्या कहा, ये कुछ 4-5 जर्नल यूजेस हैं। अब अगर उसके बाद भी सपोज आप जानना चाहते हो, और मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है ना, फिर आप क्या करेंगे, अगर मान लो नोट्स में अवेलेबल नहीं है तो कहां चले जाओगे, गूगल बाबा के पास। ठीक है, क्या लिख दोगे, कार्बाकॉल। ठीक है, क्योंकि सभी ड्रग्स का मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो ये स्पेशली कहां इस्तेमाल हो रहा है, आंखों में इस्तेमाल हो रहा है। ग्लूकोमा वाले केस में मायोसिस करवा रहा है। ये क्या करवा रहा है, मायोसिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। तो आप इस तरीके से, अच्छा अब इस तरह से ग्लूकोमा का आ गया, तो यहां पर आप क्या करेंगे, मान लो यहां लिखा है कार्बाकॉल, या आप एक दो लिखना चाहते हैं कार्बाकॉल, तो यहां लिख लोगे ग्लूकोमा। क्या लिख लोगे, ग्लूकोमा में हो रहा है भैया, बेथनेकोल का यूरिनरी सिस्टम में हो रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से एक आध डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे मैंने बताया कि ये जो मैंने करवा दिए हैं ये जर्नल है, यानी कि अगर जब ये 5 लिखोगे आप तो उसके अंदर ये तो कवर हो ही रहे हैं आपके, ग्लूकोमा और ये। बात समझ में आ रही है, सबका अलग अलग स्पेसिफिक यूज हर किसी का अलग रहेगा, बट एक जनरल यूज सबका इस तरह से आप दे सकते हैं उसका। ठीक है, आप ये दे सकते हैं कि मान लो आ गया कार्बाकॉल का, आ गया तो कार्बाकॉल इज एन कोलिनर्जिक ड्रग एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। इस तरह से आप लिख के डाल सकते हो इसको। क्लियर है बातें। तो आने वाले, यानी कि अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी का बेटा, तो फार्माकोलॉजी में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल छोड़ दोगे। ठीक है, जितनी चीजें मैंने आज मेंशन करी हैं, बस यही चीज लिख करके आपको नोट्स तैयार करने हैं। बिल्कुल इसमें से भी छोटे छोटे नोट्स बना लो, और डायरेक्ट ये 6 पॉइंट आपको देने हैं। क्लासिफिकेशन सबसे टफ होता है याद करना, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन सबके लिए अगर अलग अलग से याद करोगे तो जनरल याद करो आसान रहता है। और एक चीज बता दूं बेटा, फार्माकोलॉजी क्या बल्कि पूरे उसमें हमारा काम केवल क्या है, बच्चे लोग कुछ लास्ट टाइम में बहुत बच्चों की कॉल आई मेरे पास। ठीक है, मतलब वो कुछ ऐसा सोच रहे थे बच्चे की सर कुछ ऐसा बता देंगे या कर देंगे कि हम लोग पास हो जाएंगे। तो बेटा देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं, एक टीचर का रोल ना, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हुआ, उसका रोल केवल रहता है 20%, केवल ओनली 20%। और उसके अलावा जो 80% रोल है वो बेटा बच्चे का है। जैसे कि आज मैंने जो क्लास ले ली, इस 20% के लिए मैंने अपना 100% दिया, मैंने 100% लगा के आपके हिस्सेदारी का 20% तैयार करवा दिया। 80% में आपको क्या करना है, रिवीजन। जितनी बार रिवीजन कर पाए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके हिस्से का मेहनत है 80%। और यही मेहनत आपको नंबर लेके आएगी। मेरी मेहनत से आपको सब कुछ समझ में आ गया, गाइडेंस मिल गई कि हाँ इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। उसके अलावा 80% आपकी मेहनत है। इस चीज पे खास ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा लास्ट टाइम इतने बच्चों की कॉल आई है मेरे पास कि वो ये सोच रहे थे कि सर कुछ कर देंगे, सर ने यूट्यूब पे बोला है तो सर कुछ कर देंगे। बेटा मैं देखो, मैं ना आपका पेपर लिख सकता हूं, ठीक है, और ना मैं आपकी जगह याद कर सकता हूं। याद करने वाला, पेपर लिखने वाला, आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज में दिक्कत है, आपको लिखने में प्रॉब्लम है, ये सारी मेहनत 80% आपकी है और ये आप ही को करनी पड़ेगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर नहीं कर पाएगा। हाँ, इसमें भी थोड़ी बहुत गाइडेंस दे सकते हैं, भाई ऐसे लिखो, ऐसा करो, वैसा करो, वो हम यहाँ पे 20% में बता ही रहे हैं। तो बहुत केयरफुल रहें। ठीक है, बच्चे लोग सोचते हैं कि सर करा देंगे, सर ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, हमें सब समझ में आ गया। बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आ गया, मेरी हिस्सेदारी खत्म हो गई। वो जो समझ में आ गया वो आपको याद बना रहे, उसके लिए आपको रिवीजन करना है। करेंगे ना पक्का रिवीजन? अरे बोलो भाई, पक्के से रिवीजन करोगे ना, हैं? तो फार्माकोलॉजी को आई थिंक पढ़ने का तरीका आप सब लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो जो वाला चैप्टर है हमारा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब इसके मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन सारे के सारे अपलोड कर दूंगा। उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग इसी तरीके से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। जिसको जहां दिक्कत आएगी वो मुझसे पूछेगा, यानी कि चैप्टर नंबर जो 2 है उसके इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सभी टॉपिक के मैं अपडेट करूंगा ऐप के अंदर, और आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं सारे। ठीक है, यानी कि अगली क्लास आएगी तब तक चैप्टर नंबर 2 आप सब लोगों का कवर अप हो जाना चाहिए, और जो क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह मैं डाल दूंगा वो आपको सॉल्व करने हैं।
नहीं बेटा, डोज में केवल डोज लिखो, इतनी डोज बीडी, इतना डोज 250 mg TDS, इस तरीके से काफी है इतना, ठीक है। और देखो मैं फिर कह रहा हूं, जो बच्चा जितना याद करने की क्षमता है अगर ज्यादा, तो वो लिखे, तो ना छोड़े वो। और जिन बच्चों को केवल नहीं हमें इतना ही करना है, तो वो केवल डोज लिखे, 200 mg BD, 200 mg IV, 8 आवरली, इस तरीके से केवल मेंशन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अबुल, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर है अबुल? ओके, तो अब किसी को कुछ पूछना है यहां से? अब सारी चीजें, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं, अल्जीमर डिजीज वगैरह, मतलब ये मान के चलो जिन बच्चों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की अच्छे से पढ़ रखी है, वहां पे लगभग सारे टर्म्स अच्छे से हमने क्लियर किए हुए हैं। और अभी भी अगर किसी बच्चे को टर्म्स में दिक्कत है, तो मैंने जैसे बताया, तुरंत ऑन द स्पॉट गूगल बाबा के पास जाएं, वहां से उसको देखें और क्लियर करें, और फिर आगे बढ़ें। इस चक्कर में ना रहे कि अरे यार इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। कोई वर्ड या टर्मिनोलॉजी है तो वर्ड मीनिंग की तरह है, गूगल बाबा का इस्तेमाल करें। होता है, भूल जाता है इंसान, हम भी भूल जाते हैं कई बार कुछ चीजों को, तो आप उसका यूज करते हुए, याद करते हुए उसको लिख लें वहीं पे, वहीं के वहीं नोट्स में हिंदी में, इसका मतलब ये होता है, और फिर आगे बढ़ जाए। ओके, अच्छे से पढ़ा है, याद भी है, उसके बाद भी दिक्कत है, तो अब तुम्हारा पार्ट बेटा रिवीजन रह गया है। अच्छे से पढ़ लिया है, याद भी है, दिक्कत यह है कि तुमको डर लगता है कि तुम भूल जाओगे। ये रहा उसका दवाई, रिवीजन। भूलने की दवाई रिवीजन है, रिवीजन करोगे भूलना बंद हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, या बाइक चलाना सीखते हैं, शुरुआत में डर लगता है, फिर प्रैक्टिस करते हैं, पहले मैदान में, फिर थोड़ी बहुत वाले गलियों में निकालते हो, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपको भीड़ में चलाना पड़ता है, और जिस दिन भीड़ से निकाल ले जाते हो, बस वही आपका फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है, उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये सेम वैसा ही है, लाइफ में हर जगह ये चीज लगती है, ठीक है ना बेटा। रिवीजन तो मैंने हमेशा कहता हूं, रिवीजन का रोल लाइफ में हर जगह है। कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी आप कोई वर्क करेंगे, उसमें भी प्रैक्टिस है ना, जहां हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस रिवीजन है। पढ़ाई में उसको रिवीजन बोलते हैं, अपने काम में उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। तो इसके बिना दुनिया में कोई भी इंसान, जैसे कहते नहीं है, माहिर या महान नहीं बना है। प्रैक्टिस करने से ही कोई इंसान महान या माहिर बनता है अपने काम में, कोई भी इंसान हुआ। साइकिल चोरी भी हो जाती है। गुड जोक। नहीं नहीं बेटा, एगोनिस्ट दवाई के लिए इस्तेमाल होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। और रिसेप्टर्स प्रोटीन के होते हैं जो सेल पे लगे होते हैं। ब्लॉकर्स को हम लोग एगोनिस्ट बोल सकते हैं, ब्लॉकर्स को हम लोग एगोनिस्ट बोल सकते हैं, जो उल्टा काम कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। सबका मतलब एक नहीं है, एगोनिस्ट अलग है, एंटागोनिस्ट अलग है। बेटा लाइफ में देखो, हमेशा कहता हूं मैं, कोई भी चीज है उसमें, कोई भी आपको जो काम सबसे अच्छा आता है ना, उसको आप सोचो कि उसमें आप अच्छे कैसे हुए हो, तो एक चीज निकल के आएगी कि आपने उस काम को बार बार किया है, इसलिए आज उस काम में आप अच्छे हो। सेम चीज पढ़ाई के लिए भी है। हाँ, इनहिबिटर का मतलब रोकना होता है, इनहिबिटर का मतलब रोकना होता है। प्रैक्टिकल्स के लिए बेटा परेशान मत हो, प्रैक्टिकल्स रिलैक्स रहो, प्रैक्टिकल्स के लिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जितना आता है उतना ही रिवाइज कर लो, वाइवा के लिए परेशान रहो, बाद बाकी चीजें कर ले जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए ज्यादा परेशान मत हो।
अपनी फाइल तैयार रखो, अपना काम जितना दे रखा है क्या प्रैक्टिकल वो सारा कवर अप करके फाइल वाइल प्रॉपर मेंटेन करके जो चीजें बोली गई वो सब रेडी रखो और जो पढ़ा हुआ है उसको भाई रिवाइज कर लो, बस काफी है। नॉर्मल बेटा अपना तुम्हारा रहेगा ही ना, लैब में होते हो, एप्रन वगैरह रहेगा तुम्हारे पास, तुम्हारी कॉपी रहेगी, कॉपी लेके तुम जाओगे, वो साइन करेगा जैसे अब तक देते आए हो, इंटर वगैरह में दिया होगा, है ना। और अब तो तुम क्या है सेकंड उसमें आ गए हो ना, तो सेम वही तरीका है। कोई बात नहीं बेटा, एग्जामिनर का काम ही यही है। अगर आपने जवाब दे दिया है तो फिर वो ऐसा सवाल जरूर पूछेगा कि आप ना दे पाओ, वरना फिर वो एग्जामिनर कैसे कहलाएगा। ठीक है, उससे परेशान मत हो। नहीं आता कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल हम लोग ह्यूमंस हैं, सारी चीजें हमको नहीं आ सकती हैं, है ना। बेटा यही तो एक्सपीरियंस है फिर टीचर का। एक जैसे आपके आगे कोई एक्सपीरियंस बंदा है, मैं हूं या कोई टीचर है जिसको सालों का एक्सपीरियंस है, वो भाप जाता है, वो पकड़ लेता है वो। नाम अच्छा एक बार लिखो जरा, तुम्हारा नाम है DRX आगे करके कुछ लिखा हुआ है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं उसको। तुम्हारे साथ पिकाचो लिखा है ना, क्या लिखा है? नाम लिखो अच्छा, तुम्हारा नाम ले हम। अच्छा अक्कू नाम है, वो अक्कू लिखा हुआ है। ओके अक्कू बेटा, आपसे हम याद रहेगा तुम्हारा नाम अक्कू। अक्कू। चलो फिर अक्कू बेटा एंड बाकी के सब बच्चे लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। तो जो मैंने बताया बेटा, मेरा काम खत्म 20% का इस चैप्टर के लिए, बल्कि इसके आने वाले जितने भी चैप्टर हैं सबके लिए यही काम होने वाला है। 80% आपका काम स्टार्ट होता है अब। तो पढ़ें, रिवाइज करें, ठीक है, भूलने की दवा रिवीजन है। ओके, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे D-Pharm और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग
कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पा लोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।